हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, यूपी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। साथ में हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट आंसर तक कैसे पूछना है। तो हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा टैक्स है जिसमें उस टैक्स का बर्डन पुअर पे ज़्यादा होता है, रिच पे कम पड़ता है। यानी ऐसा कौन सा टैक्स है आप जिसको बोलेंगे जिसमें टैक्स का बर्डन जो है वो पुअर पर्सन पे ज़्यादा पड़ रहा है जबकि रिच पे कम पड़ रहा है। तो वो टैक्स कहलाता है आपका रिग्रेसिव टैक्स। क्या कहलाता है? रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? यानी जो जनरली आपने पढ़ा ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्टली पे करते हैं जैसे मान लीजिए आप होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मान लीजिए आप होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो एक्चुअल में जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं वो जीएसटी किसको पे करना चाहिए? वहाँ के ऑनर को पे करना चाहिए। बट वो जीएसटी किसे कलेक्ट करे? हमसे। हमने क्या करा? उनको जीएसटी पे किया और वो हमारे बिहाफ पे फिर क्या करेंगे? आगे गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी हमने उस जीएसटी के टैक्स को, उस जीएसटी रेट को हमने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देखिए वो टैक्स का बर्डन उन पे होता है बट वो किस पे शिफ्ट कर देते हैं? हम पे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जो भी हम खाना खाने जाते हैं उस पर रेट बढ़ाकर क्या करते हैं? वो हमसे उस पैसे को चार्ज करते हैं। तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जनरली टैक्स के बर्डन को शिफ्ट भी किया जाता है और ये जो टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जनरली जो होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर में होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि देखिए आप जब खाना खाने गए तो आप जानते हैं, मान लें आप उस जगह पे खाना खाने गए, वहाँ पर 18% जीएसटी चल रहा है खाने पे। ठीक है। अब देखिए उस 18% के जीएसटी को रिच पर्सन भी पे कर रहा है और पुअर पर्सन भी पे कर रहा है। तो 18% का जो जीएसटी रेट है उससे एक अमीर व्यक्ति को तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है हर महीने, उसको 18% का जीएसटी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम का कम प्रपोर्शन वहाँ पे खर्च हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर कोई पुअर पर्सन जिसकी इनकम ही 5,000 है और वो 18% का जीएसटी पे कर रहा है तो उसकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो जीएसटी में जा रहा है, तो उस पर फर्क पड़ेगा। यानी क्योंकि सेम परसेंटेज टैक्स होता है ना, वो दोनों पर एक जैसा इम्पोज होता है। तो रिच पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम का कम पार्ट जा रहा है, बट पुअर पर उसका बर्डन ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट वहाँ पे जीएसटी पे करने में चला जाता है। तो इसीलिए यानी यहाँ पर इस टैक्स का बर्डन जो है वो पुअर पे ज़्यादा है और रिच पर कम है। तो वो कौन सा टैक्स कहलाएगा? रिग्रेसिव टैक्स। और आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, याद रखना सारे डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव नहीं होते, बट इनडायरेक्ट टैक्स जनरली जो होते हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जहाँ पे टैक्स का बर्डन पुअर पे कम और रिच पे ज़्यादा। जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो जिसकी इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम पे करेगा। अगर पुअर पर्सन जिसकी इनकम है ही नहीं वो टैक्स ही नहीं पे करेगा। ठीक है। तो वो टैक्स कहलाते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो सारे प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका रिग्रेसिव टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट इज। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है? तो ध्यान रखिएगा ज़रा, जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वो वन साइडेड पेमेंट होती है। वन साइडेड पेमेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपको सर्विस मिली नहीं। ठीक है। आपको सर्विस मिली भी नहीं और लेकिन आपको फिर भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में अनएम्प्लॉयड है बट गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, बेरोजगारी भत्ता उनको देती है। क्या उन्होंने सरकार के लिए काम किया? नहीं किया। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं बट वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है? पैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट। चाहे आपने सर्विस दी है नहीं दी है फिर भी आपको रिसीव हो रही है, या फिर जो चाहे सर्विस आपको मिली नहीं है फिर भी आपको पे करना पड़ रहा है। अगर पेमेंट है यानी आपको सर्विस नहीं मिली और इनकम है यानी आपने कुछ किया नहीं फिर भी आपको इनकम रिसीव हो रही है। यानी जिस भी इनकम या पेमेंट जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
जैसे आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है, तो वो ये भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सीनियर सिटीजन कोई काम थोड़ी करे, कोई सर्विस थोड़ी दे रहे, बट गवर्नमेंट को फिर भी उनको पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट, चाहे आपको सर्विस मिली है या नहीं मिली है, फिर भी आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, सीनियर सिटीजन पेंशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अब उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट पेंशन, तो क्या रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर पेमेंट में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन गवर्नमेंट सिर्फ उसी व्यक्ति को देती है जो एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संगठन से, उस संस्था से जो है रिटायर होकर गया, यानी उसने इतने साल तक अपनी सर्विस गवर्नमेंट को दी है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को वो रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है। तो रिटायरमेंट पेंशन क्यों मिल रही है? क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो उस केस में ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगी, उस केस में ये फैक्टर पेमेंट होगी। याद रखना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड, यानी इसकी ट्रांसफर पेमेंट मतलब वो पेमेंट जिसके बदले कोई भी सर्विसेज या गुड नहीं प्रोवाइड किया गया। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ग्रेसम लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक आपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा है ग्रेसम लॉ, तो आपको बताना है कि ग्रेसम लॉ इनमें से किससे रिलेटेड है। तो ग्रेसम लॉ जो है वो रिलेटेड है करेंसी सर्कुलेशन से। इस कॉन्सेप्ट में, यानी इस कॉन्सेप्ट को ग्रेसम ने दिया था और इसीलिए इसको ग्रेसम लॉ बोला गया। ग्रेसम कहते थे कि हमेशा इकोनॉमी में जो बैड मनी होती है, बैड मनी का मतलब क्या है, जैसे ब्लैक मनी हो गया। ब्लैक मनी क्या होती है? यानी वो मनी जो आपको मिली है, आपने आपके पास है, लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं पे कर रहे हो। ठीक है, आप वो आपके लिए ब्लैक मनी क्यों? क्योंकि आपको उस पर टैक्स पे करना चाहिए था, बट आपने उस टैक्स को चोरी करने के चक्कर में आपने उस पैसे को छुपा के रखा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी, और वो मनी कहलाती है बैड मनी। तो ग्रेसम कहते थे कि जो बैड मनी होती है वो हमेशा, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी जो बैड मनी होती है वो हमेशा गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो जिनके पास बैड मनी यानी ब्लैक मनी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्योंकि कैश फॉर्म में होती है, तो हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च करेंगे, और हमेशा वो पहले जो उनके पास ब्लैक मनी जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं पे किया उनको खर्च करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो गुड मनी होती है, गुड मनी मतलब वाइट मनी, यानी जिस पर आपने प्रॉपर टैक्स पे किया है, जो एक लीगल मनी है, ठीक है, जिसको आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेसम कहते थे कि हमेशा बैड मनी यानी ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास ब्लैक मनी होता है वो पहले अपने ब्लैक मनी को खर्च करते, क्योंकि उन्होंने इस पर टैक्स चोरी करी, उन पर टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, और वो वाइट मनी को उस टाइम पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो उसको आराम से यूज़ कर पाते हैं। तो ये लॉ कहता है ग्रेसम का। तो ग्रेसम हमेशा कहते थे कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आप इनमें से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, किससे रिलेटेड? इंफीरियर गुड्स से रिलेटेड। तो आपने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड जब आपकी इनकम बढ़ती है। जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जब किसी की इनकम बढ़ेगी, तो अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, उन गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेगा जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मैच करेंगे। समझ रहे हो? यानी जब किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो क्या उस केस में वो इन्फीरियर गुड को ज़्यादा लेगा? नहीं। इन्फीरियर गुड का मतलब वो गुड जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अगर किसी की इनकम बढ़ती है, तो उस केस में वो फिर अच्छी गुड को सुपीरियर गुड को लेने प्रेफर करेगा। तो यानी जब इनकम बढ़ती है, तो ऐसे में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या फिर किसी की इनकम कम हो रही है, मान लो किसी की इनकम ही कम है, तो बेचारा वो सुपीरियर गुड तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? इन्फीरियर गुड ही खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा रिलेशन कहाँ पर है। तो आपको ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। यानी जब लोगों की, लिखा हुआ है ना, डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पीपल इनकम, यानी जब अगर किसी की इनकम कम होती है, तो उस केस में किसी की इनकम अगर कम होगी, तो उस केस में ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी वाइस एंड वर्सा वाला रिलेशन यहाँ पर चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के बारे में क्या चीज़ यहाँ पर सही है? तो आपने पढ़ा है ना, रियल जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो भी इनकम आप विद इन अ टेरिटरी, जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री।
यानी अगर मान लीजिए इंडियन टेरिटरी है तो इस टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे अकाउंटिंग ईयर में उनकी मार्केट वैल्यू कहलाती है जीडीपी। और जब इस जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं, इस जीडीपी को जब हम मेजर करते हैं बेस ईयर प्राइस पे, या फिर हम बोलते हैं जिसको कांस्टेंट प्राइस पे। यानी मान लीजिए हमने सपोज मैंने 2015 का बेस ईयर लिया, तो हमें मान लो देखना है कि 2015 में कोई गुड है उसका प्राइस 10 रुपये था, ठीक है। तो उस टाइम पर हम उस गुड की 5 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, ठीक है। 2015 में किसी गुड का प्राइस कितना था, 10 रुपये था, तो उसकी हम 5 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। तो इसमें जब हम रियल जीडीपी की बात करें तो हम देखेंगे कि इसी प्राइस पर आज हम उस गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। अब देखिए ना, 2015 में अगर आप कोई सामान 10 रुपये का था तो आप उसकी 5 क्वांटिटी खरीदते थे, तो क्या आज भी आपको वो सामान 5 क्वांटिटी मिलेगी? नहीं। तो रियल जीडीपी कहता है कि हम ये देखते हैं कि उस बेस ईयर प्राइस पे आज हम उस गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। तो मान लीजिए आज हम 2 ही क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पर इट मीन्स कि रियल जीडीपी आपको बताना है कि किस पे कैलकुलेट होता है। तो रियल जीडीपी हमेशा कैलकुलेट होता है बेस ईयर पे। बेस ईयर मतलब जो कांस्टेंट ईयर चल रहा है, आपने जिस भी पुराने साल को बेस ईयर मान के आप कंपेयर कर रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करंट ईयर प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट डज फ्री मार्केट इन एन इकोनॉमी इम्प्लाई। यानी अगर किसी इकोनॉमी में फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है तो ये क्या इम्प्लाई करता है, यानी इसका इससे आप क्या समझते हो, यानी इसके आगे, इससे आगे क्या होगा। देखिए, फ्री मार्केट का मतलब क्या है। फ्री मार्केट मतलब एवरीथिंग इज फ्री, कंज्यूमर इज़ फ्री टू डिसाइड कि वो कौन सा गुड खरीदना चाहता है। कंज्यूमर वही गुड खरीदना चाहेगा जहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो। क्लियर है। प्रोड्यूसर कौन सा गुड बनाना चाहेगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। यानी एवरीवन इज़ फ्री, हर कोई फ्री होके काम कर पा रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी गवर्नमेंट सिर्फ कहाँ में इंटरवीन करेगा, जहाँ पर लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, इनको मेंटेन करना, यानी गवर्नमेंट का रोल सिर्फ यहाँ तक होगा। बाकी एवरीवन इज़ फ्री टू डिसाइड, जो वो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से फ्री मार्केट कहाँ पे दिख रहा है। तो कहाँ पे दिख रहा है वो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम हो और साथ साथ गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी कम हो। गवर्नमेंट इंटरवीन भी कम करे, रेगुलेट भी कम करे, और हर कोई अपना फ्री होके काम कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। यानी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि बाकी सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, फैशन कांस्टेंट है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में, यानी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, यहाँ पर नेगेटिव एंड अपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। तो कहता है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड किस पर बेस है। तो लॉ ऑफ डिमांड बेस है ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। यानी इनमें से आपको बताना है कि क्या मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनमें से किसको सही रिप्रेजेंट कर रही है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उस बहुत सारे मनी से आप बहुत कम सामान खरीद पा रहे हो। ऐसा इसका मतलब क्या है। देखिए, आपके पास मनी बहुत ज़्यादा है लेकिन उस बहुत ज़्यादा मनी से भी आप कम सामान यानी कम क्वांटिटी बाय अप कर पा रहे हो, ठीक है। इट मीन्स कि देखिए, आपके पास जब, सिंपल सी बात है, देखो जब लोगों के पास मनी ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, यानी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे, और वही डिमांड किसको बढ़ाएगी, आगे इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी। इसलिए इसको बोला जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कब होगा, जब उस केस में यहाँ पर यानी मनी सप्लाई क्या होगी, जो मनी है वो क्या होगी, कम होगी, डिमांड कम होगी, कहीं ना कहीं सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर की रेट हो जाएगा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ़ अ कमोडिटी हैज़ मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट द डिमांड फॉर दिस कमोडिटी विल बी। यानी अगर कोई कमोडिटी है जिसके सब्सटीट्यूट्स बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कोई सामान खरीद रहे हो, अगर वो महंगा भी होता है तो आपके पास अदर ऑप्शन है, आप उसकी जगह दूसरों को भी खरीद सकते हो, यानी आपके पास सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है। तो उस केस में उस कमोडिटी की डिमांड कैसी होगी? ऑब्वियसली वो होगी मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों? क्योंकि अगर आप एक गुड यूज़ करें, वो महंगा हो गया, आपने उसकी जगह दूसरा यूज़ किया, वो भी महंगा हो गया, आपने दूसरा यूज़ कर लिया, यानी आपके पास ज़्यादा सब्सटीट्यूशन अवेलेबल हो तो आप उसको आसानी से छोड़ सकते हो। इस केस में वो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी? बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी, यानी आसानी से आप उसको गिव अप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स फॉर्म्स अ फर्म डजंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस। यानी किस मार्केट में फर्म का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इट मीन्स कि फर्म जो है वो प्राइस को, फर्म कांट चेंज प्राइस, फर्म जो है वो प्राइस को नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो वो मार्केट कहलाती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पढ़ा था ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट जहाँ पर फर्म प्राइस को नहीं चेंज कर सकती, फर्म को सिर्फ प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्राइस चेंज करने की पावर किसके पास होती है? इंडस्ट्री के पास होती है। यानी जब बहुत सारी फर्म मिलकर एक साथ इंडस्ट्री बना के प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री एक प्राइस मेकर है, बट फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, जो भी प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है वो फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस वजह से फर्म का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपको समझ आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।